होती है कि जो आप मटेरियल एंटर करते हो उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है, सो दैट वी कैन एंटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन द सेम सेल्स ऑर्डर। तो एक बार मैं दिखाता हूँ and then we'll see the configuration part. All right, so we'll create order and we created a document type OOR, right? तो ये document type हमने create किया था and this is the document type you need to enter now, ठीक है? And division 00, ठीक है? Then enter your customer, enter your ship to part. So sorry. ठीक है, now it's visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, so see I'm creating the order now with the document type which we configured, ठीक है? तो हमने कौन सा कॉन्फ़िग किया था, दिस वन, राइट, OOR, ओके? तो अगर आपको अभी ऑर्डर क्रिएट करनी, नॉर्मल ऑर्डर, ओके, सो इन दैट केस यू विल यूज OOR। तो वैसे आप भी कॉन्फ़िग करो, आपका खुद का एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाओ एंड उसको आप यूज करो हमेशा, ठीक है? इवन फॉर कोटेशन ऑल्सो वी क्रिएटेड OQT, राइट, दिस इज द टाइप वी क्रिएटेड। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइप्स क्रिएट करो सिस्टम में और उसको यूज़ करना जब भी आप कुछ प्रोसेस करोगे सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो आई एम टेकिंग दिस OR नाउ, जो हमने क्रिएट किया था इसको हम लोग अब यूज़ करेंगे आगे। शायद किसी ने ऑर्डर प्रोसेस नहीं किया लगता, यहाँ पे कुछ मैंने एक सेटअप किया था, तो ये ब्लॉक का मैंने अप्लाई किया था। आई डोंट नो, शायद नो वन हैज़ प्रैक्टिस, सो कुछ किसी का मुझे मैसेज नहीं आया कि लाइक इशू हो रहा है सर। ऑलराइट, ठीक है, सो वो मैंने अभी रिमूव कर दिया थोड़ी देर पहले, तो अभी आपको इशू नहीं आएगा कुछ भी ऑर्डर क्रिएट करते हुए। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे जैसे ही मेटल मतलब क्या, प्रोडक्ट, आप जो कंपनी, आपके कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, राइट, सो वो कोड आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है? सो अब ये सबको पता है कि व्हाट इज दिस मेटल कोड एंड कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, एवरीवन इज अवेयर नाउ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं ऑर्डर क्वांटिटी एंटर करता हूँ एंड यू विल सी system will trigger the unique number here that we call it as the item category. Okay, so now we have a 3 sections in sales document type, that is header section, second is item section. So item section is to control the behavior of your material. Okay, so what kinds of behavior you will control, like material is chargeable items or free item, okay, your material is deliverable items or service item, okay, uske baad how you will bill that material, I mean you will bill with reference to order or you will bill with reference to delivery document, okay? तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप्स के सेटिंग्स होती हैं जो हमें इस मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए लगती है, सो दैट सेटिंग विल बी डन बाय दिस आइटम कैटेगरी, ओके? तो जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि अब आप ये नॉर्मल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, ओके, बट इस ऑर्डर के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स एंटर कर सकते हो, जैसे दिस इज द नॉर्मल आइटम, मतलब आपकी कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ओके, एंड आपकी कंपनी में पिकिंग पैकिंग सब होके कंप्लीट असेंबली आपके कंपनी में होके आप कस्टमर को दे रहे हो, ओके? उसके बाद इन द सेम सेल्स ऑर्डर आई कैन ऑल्सो एंटर द सर्विस आइटम, ओके? सो सर्विस आइटम में क्या होता है, देयर इज नो डिलीवरी, it means like you will create an order and against this order you will directly bill to customer, so it's totally process change, okay? फिर उसके बाद आप ऐसा आइटम भी एंटर कर सकते हो जो थर्ड पार्टी होगा, मतलब लाइक योर वेंडर इज मैन्युफैक्चरिंग दैट आइटम, यू आर नॉट डिलीविंग दैट आइटम, योर वेंडर इज डिलीविंग दैट आइटम टू योर कस्टमर, ओके? तो उस टाइप का आइटम भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ओके? फिर अगर आपको कुछ फ्री देना है कस्टमर को, तो वो आइटम भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इन द सेम सेल्स ऑर्डर, जहाँ पे ऑलरेडी आप चार्जेबल मटेरियल आपने एंटर किया है, ऑल्सो यू हैव एंटर सर्विस आइटम, ओके? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम यहाँ पे आप इस ऑर्डर के अंदर एंटर कर सकते हो। अब देखो जो टाइप हमने लिया है वो स्टैंडर्ड आइटम है, ओके, स्टैंडर्ड टाइप है, नॉर्मल ऑर्डर हम लोग बना रहे हैं, बट उसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर मटेरियल्स को एंटर कर सकते हैं, ठीक है? सो नाउ उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आइटम कैटेगरी है क्या। सो आइटम कैटेगरी बेसिकली गिव्स यू द एक्स्ट्रा कंट्रोल, ओके, मतलब आपके इस प्रोडक्ट को, इस मटेरियल को पूरी प्रोसेस के अंदर कंट्रोल करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेटिंग्स एसएपी ने दी है हमें। तो इस आइटम कैटेगरी के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि मटेरियल चार्जेबल होगा कि फ्री होगा, मटेरियल डिलीवरेबल आइटम है या सर्विस आइटम है, ओके? ऑल्सो फिर ये रिटर्न आइटम है या फिर यू आर गिविंग दिस टू कस्टमर और ये कस्टमर से वापस आ रहा है या कस्टमर को हमें देना है, ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? फिर क्रेडिट चेक करना है कि नहीं करना है, तो वैसे बहुत सारी सेटिंग्स होती है। सो आइटम कैटेगरी इज टू कंट्रोल द आइटम, मतलब हर एक मटेरियल का बिहेवियर इस आइटम कैटेगरी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिसके इस आइटम कैटेगरी की हेल्प से आप किसी भी टाइप का आइटम, किसी भी टाइप का मटेरियल आप एक ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर के अंदर एंटर कर सकते हो, ठीक है? आप ऐसा भी मटेरियल यहाँ पे एंटर कर सकते हो जो किसी और कंपनी कोड के प्लांट से डिलीवरी हो रही है,
मतलब मान लो देयर आर 2 कंपनीज़ फिनोलेक्स केबल्स एंड फिनोलेक्स पाइप। तो ऑर्डर जो रिसीव हुई है फिनोलेक्स केबल के पास, बट उनके पास स्टॉक है नहीं। So they have a sister company that is Finolex Pipe, but a totally different company. Okay, Finolex Pipes is totally different company. मतलब उनका Finolex Cable से कोई business, I mean ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इट्स लाइक टोटली लीगल सेपरेट एंटिटी। ओके, तो अगर हम चाहे तो उनके प्लांट से भी हमारे ऑर्डर के लिए डिलीवरी कर सकते हैं। मतलब आपकी ऑर्डर है, आपकी कंपनी का सेल्स हो गया, आपकी कंपनी का सेल्स एरिया है, आपकी कंपनी का एक कस्टमर है, आपकी कंपनी का ही मटेरियल है, बट स्टिल हियर यू कैन एंटर द अनदर कंपनी कोड प्लांट। मतलब दूसरे कंपनी कोड का प्लांट भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो नॉर्मल ऑर्डर के अंदर, वो भी पॉसिबल है। और वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ आइटम कैटेगरी। ओके, तो ऐसे अलग अलग सिनेरियोज हम लोग एक नॉर्मल ऑर्डर के अंदर एंटर कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा आइटम सेक्शन है, हाउ सिस्टम कंट्रोल्स दिस आइटम सेक्शन। ओके, ज्वाइन। ओके, ठीक है। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बट बिफोर दैट, बिफोर टू मूव इनटू दिस सेटिंग, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी आइटम कैटेगरी जो हमें पता होनी चाहिए फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम लाइक एसएपी पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखोगे मैंने कि यहाँ पे एक सर्विस मटेरियल एंटर, सर्विस मतलब समझना है ना, सर्विस आपकी कंपनी को सर्विस दे रही है एनीथिंग। मान लो आपकी कंपनी लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग, बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विस लाइक फ्री वारंटी और फ्री रिपेयर सर्विस फॉर 3 years। दैट इज अ काइंड ऑफ सर्विस, राइट। सो वो भी हमें एक प्रोडक्ट करके कस्टमर को देना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो उसके लिए भी मटेरियल मास्टर होता है। ऑल्दो देर इज नो डिलीवरी, बट स्टिल वी हैव टू क्रिएट अ मटेरियल मास्टर। ओके, एंड इस केस में यू कैन सी अब दो आइटम आपके सामने, एक तो नॉर्मल आइटम है जहाँ से डिलीवरी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पिकिंग पैकिंग हो रही है, लॉजिस्टिक एक्टिविटी हो रही है, एंड दूसरा आइटम है फ्री आई मीन सर्विस आइटम। तो यू कैन सी this is for tan, as I said, for normal item this should be tan always for material, and for service item system should assign tan। ओके, तो अब ये जो कोड है 3 डिजिट का, इसके अंदर पूरी सेटिंग है एक्चुअली, आई मीन कि इस मटेरियल को कैसे आगे प्रोसेस करना है, इसकी बिलिंग होगी कैसे होगी, या फिर चार्जेबल आइटम है, ये सब इसके अंदर कंट्रोल होता है। ठीक है, फिर जंप करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। पहले पाथ भी दिखा देता हूँ मैं, पहले टी कोड देख लेते हैं, देन विल सी द पाथ ऑल्सो। ओके, तो अभी हमें क्या देखना है, दो चीज़ें देखनी। सबसे पहले तो ये आइटम कैटेगरी है क्या, इसके अंदर क्या सेटिंग है। ओके, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, फंक्शंस ऑफ आइटम कैटेगरी, एंड सेकंड पार्ट, हाउ सिस्टम डिटरमाइंस दिस आइटम कैटेगरी ऑटोमेटिकली। जैसे अगर आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ मटेरियल को एंटर किया। ओके, आई हैव नॉट एंटर दिस आइटम कैटेगरी इन हियर, सिस्टम हैज ऑटोमेटिकली डिटरमाइन दिस। इट मीन्स बैकएंड में हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, असाइनमेंट करना पड़ता है, थ्रू दैट सिस्टम ऑटोमेटिक जैसे आप मटेरियल एंटर करते हो, इमीडिएटली आपकी राइट आइटम कैटेगरी असाइन हो जाती है। मतलब अगर आपको फ्री देना है तो फ्री भी हो जाती है, अगर आप सर्विस आइटम एंटर करते हो तो सर्विस की आइटम कैटेगरी आनी चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू कॉन्फिग। ऑलराइट, सो चलो देखते हैं अभी सिस्टम में। लेट मी ओपन दिस। ओके, तो यहाँ पे एंटर करो VOV7। ठीक है, तो देखो जैसे आप VOV7 एंटर करते हो, यू कैन सी चेंज व्यू मेंटेन आइटम कैटेगरीज। तो ये ट्रांजैक्शन कोड है, आपको कोई भी आइटम कैटेगरी कॉन्फ़िग करनी है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें यू कैन सी जैसे मैंने जो आइटम कैटेगरीज बोली थी आपको, जैसे AGX AGN है ना, या फिर हमारे जो टैन आइटम कैटेगरी है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड आइटम के लिए यू कैन सी इट इज स्टैंडर्ड आइटम। ओके, फिर जो मैंने TAD बोली थी आपको, TAD शुड बी हियर। अगर नहीं तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। सी, TAD इज ओनली फॉर सर्विसेज। अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब गिवन बाय SAP। जो प्रोडक्ट आप लेते हो SAP का, उसके साथ ही आती है, प्रॉपर विथ प्रॉपर सेटिंग। ओके, अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ द स्टैंडर्ड। तो जैसे हमने डॉक्यूमेंट टाइप में एक कस्टमाइज़ किया था, राइट, कस्टमाइज़ मतलब कॉपी करके न्यू बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है। ओके, तो पहले दिखा देता हूँ, जैसे ये वाली देखो, टैड इज़ फॉर सर्विस, उसके बाद दिस इज़ फॉर फ्री आइटम, यू कैन सी TNN जैसे मैंने बताए थे, इट्स फॉर फ्री। ओके, उसके बाद ये देखो, ये थर्ड पार्टी की ये आइटम कैटेगरी है TS। तो जब भी आपका मटेरियल जो होगा वो थर्ड पार्टी आइटम होगा, तो दिस शुड डिटरमाइन अगेंस्ट योर ऑर्डर आइटम, सॉरी नॉट ऑर्डर। तो ये देखो, ये हमारी टैन हो गई, ये TNN हो गई, ये TS हो गई। ओके, और भी बहुत सारी है, उसको देखते हैं हम लोग। तो अभी पहले तो हम लोग
जो स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी है उसको पहले कस्टमाइज़ कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड देन विल सी द सेटिंग इनसाइड इट, ऑलराइट? सो आइटम कैटेगरी को सिलेक्ट करो एंड देन नाउ यू नो हाउ टू कॉपी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक करो। तो अभी यहाँ पे क्या कोड देना चाहिए मुझे? एक मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ, न्यू कोड बना रहा हूँ। व्हाट कोड शुड आई असाइन? सॉरी दिस इज सर्विस नॉट, एक मिनट, दिस शुड बी एंड नॉट दैट। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कॉपी किया, तो बताओ क्या कोड देना चाहिए यहाँ पे? Z10। Initially Z. Z10, वेरी गुड, ठीक है। सो Z10 होना चाहिए बिकॉज Z कस्टमाइज का सिंबल होता है एंड टैन मतलब जिसको आपने कॉपी किया है उसका कोड होता है वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे Z10 शायद ऑलरेडी है, तो हम लोग कुछ और ले लेते हैं। P10 करें, P10 भी है बाबा, P10। ओके, इंडस्ट्री में आपको ऐसे असाइन नहीं करना है जो मैं असाइन कर रहा हूँ, दिस इज नॉट राइट प्रैक्टिस। तो ऑलवेज असाइन Z10, बट अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ अलग ही कोड दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद अब आइटम कैटेगरी जो होती है वो हमेशा याद रखना है ग्लोबल होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी कंट्री स्पेसिफिक या किसी रीजन स्पेसिफिक इसको क्रिएट करते हो, ये हमेशा ग्लोबल होती है। ग्लोबल मतलब जहाँ पे भी आपका बिजनेस है, जहाँ पे भी आपके यूजर्स है, सारे लोग एक ही आइटम कैटेगरी को यूज करेंगे। ओके, तो ये हमेशा ग्लोबली रहेगी। ओके, तो इसलिए आप जो सेटिंग करोगे मेक श्योर आपको पता है कि आप क्या सेटिंग कर रहे हो, बिकॉज इसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। ओके, तो इसको मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ T10 को एंड आई जस्ट सेलेक्ट ओके। तो देखो यहाँ पे कॉपी हो गई है। अभी सेव नहीं किया हमने, तो पहले इसको सेव कर लो एंड इसको ओके कर दो। तो इसको सेव होने दो। अभी जितने भी हमारे टेबल्स हैं, हर एक टेबल में जाके जहाँ जहाँ आइटम कैटेगरी सेव्ड है, हमारी स्टोर्ड है, वहाँ पे जाके ये अपडेट करेगा अभी सिस्टम। तो उसको 1 मिनट लगेगा, तब तक वेट करते हैं हम लोग। तो इंडस्ट्री में आपको ऐसे ही करना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको कॉपी करके सेव करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। मीनवाइल आई विल ओपन अनदर सेशन। ठीक है, तो जब तक वो सेव हो रहा है हम लोग जो कॉन्फ़िग पार्ट है वो देख लेते हैं अभी, ठीक है, क्या क्या सेटिंग है उसमें। तो आ जाते हैं टैन पे ही, टैन को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी टैन की सेटिंग देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या सेटिंग है। तो जैसे डॉक्यूमेंट टाइप में हमने एक फंक्शंस देखे थे, हेडर की सेटिंग देखी थी, वैसे वैसे हमारा डॉक्यूमेंट्स लाइक बिहेव करता है जो आप सेटिंग करते हो, राइट। तो वैसे ही आइटम कैटेगरी का भी सेम है। अभी आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, एक मिनट ना। ओ, हम्म, यहाँ पे सेम सेटिंग वैसे यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके मटेरियल के स्पेसिफिक आपकी सेटिंग है, ठीक है। तो ऑलरेडी एसएपी ने सेटिंग करके हमें दे ही दिया है, जैसे नॉर्मल आइटम के लिए क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए वो तो ऑलरेडी एसएपी ने दे दिया है। बट अगर आपको कभी आपके क्लाइंट की कुछ और रिक्वायरमेंट है दैन द स्टैंडर्ड वन, ओके, तो उस केस में आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि आइटम कैटेगरी कैसे मटेरियल को कंट्रोल करी, क्या सेटिंग है उसको देखते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले इस फील्ड पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, तो प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड पूरे आइटम कैटेगरी के फंक्शंस में, सेटिंग में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड वी हैव। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज सेट एज एक्स। ओके, तो एक्स मतलब होता है कि जो भी मटेरियल होगा जिसको ये आइटम कैटेगरी असाइन होगी, दैट मटेरियल इज चार्जेबल मटेरियल। मतलब उस मटेरियल की प्राइसिंग होगी, उसको आप फ्री नहीं कर सकते। वो कैसे सिस्टम को आप बता रहे हो? बाय असाइनिंग एक्स हियर, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, सो आई विल शो यू द ऑप्शन ऑल्सो। तो ये देखो यहाँ पे अब ये ऑप्शन देखो आप।
तो अगर आप यहाँ पे एक्स असाइन करते हो तो इसका मतलब है प्राइसिंग स्टैंडर्ड, मतलब प्राइसिंग होगी वो भी स्टैंडर्ड प्राइसिंग होगी। मतलब जो आइटम होगा जिसको ये आइटम कैटेगरी असाइन हो जाएगी, वो चार्जेबल आइटम है, ये सिस्टम को पता चल जाएगा। कैसे? बाय असाइनिंग दिस आइटम कैटेगरी। जैसे ही वो ये आइटम कैटेगरी आपके मटेरियल को कनेक्ट हो जाएगी, इमीडिएटली सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि वो जो आइटम है वो चार्जेबल आइटम है, कस्टमर से चार्ज करना है उससे। ओके? तो यहाँ पे आपको एक्स असाइन करना है, जो भी अगर आपने न्यू आइटम कैटेगरी बनाई तो उस केस में भी आपको डिसाइड करना है कि वो आइटम चार्जेबल होगा कि फ्री होगा। ओके? तो अगर चार्जेबल है देन असाइन एक्स, बट अगर आपको फ्री करना है, ओके, मतलब 100% डिस्काउंट देना है, तो उस केस में यू हैव टू सेलेक्ट बी ऑप्शन। ओके? तो यहाँ पे देखो बी होता है प्राइसिंग फॉर फ्री गुड्स। तो अगर ये आपने असाइन कर दिया तो जो भी मटेरियल के लिए ये आइटम कैटेगरी असाइन हो जाएगी, उसमें ऑटोमेटिकली 100% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। ओके? बट ये जो सेटिंग है ये स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी में चेंज नहीं करनी, ये ऐसा ही एक्स ही होगा, बिकॉज़ नॉर्मल आइटम को हमें चार्ज करना है कस्टमर को, राइट? तो मैंने जो दूसरी आइटम कैटेगरी बताई थी आपको टीएन है, तो मैं अगर उसको ओपन करूँ यहाँ से, मैं दिखाता हूँ अभी, मैं फ्री वाली आइटम कैटेगरी ओपन कर रहा हूँ। तो देखो ये जो टीएनएन आइटम कैटेगरी फ्री ऑफ चार्ज है, तो इसका देखो क्या सेटिंग है। मतलब सिस्टम को कैसे पता चल रहा है कि आइटम फ्री करना है या चार्ज करना है, बेस्ड ऑन दिस सेटिंग। ओके? तो यहाँ पे देखो क्या सेट है, बी। बी मतलब क्या होता है? प्राइसिंग फॉर फ्री गुड्स 100% डिस्काउंट। ओके? तो जैसे ही किसी आइटम को टीएनएन असाइन हो जाती है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे 100% डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है और वो मटेरियल फ्री हो जाता है। ओके? सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके आइटम कैटेगरी का जो फंक्शन है कि आइटम चार्जेबल करना है या फ्री करना है, ये आपकी आइटम कैटेगरी डिसाइड करेगी। ओके? तो आइटम कैटेगरी का ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसको तो आपको याद रखना ही है। ऑलराइट? उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है बिलिंग रिलेवेंस। ओके? तो यहाँ पे जो बिलिंग रिलेवेंस है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो इस मटेरियल की जो बिलिंग करने वाले हो, वो कैसे करोगे। ओके? सो यहाँ यूज से डिसाइड होता है। ओके? तो अब देखो यहाँ पे टैन है, तो टैन के लिए क्या असाइन है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो ए असाइन है इस लिस्ट को ओपन करता हूँ, एंड यू कैन सी द ऑप्शंस हियर। तो इसको ध्यान से पढ़ो, इस ऑप्शन को जो सिलेक्टेड है, देखो ए असाइन है। ए मतलब क्या? डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग डॉक्यूमेंट। ओके? तो जो भी मटेरियल होगा जिसको आइटम कैटेगरी असाइन है, उसकी बिलिंग डिलीवरी के रेफरेंस से होगी। मतलब वो आइटम जो है डिलीवरेबल आइटम है, एंड उसकी बिलिंग विद रेफरेंस टू डिलीवरी डॉक्यूमेंट ही होगी। ओके? तो यू कैन सी हियर लाइक इट इज डिलीवरेबल बिलिंग। ओके? तो अगर सर्विस है, सर्विस के आइटम कैटेगरी में ओपन करता हूँ अभी, जो टीएडी आइटम कैटेगरी सर्विस की, तो मैं उसको ओपन करता हूँ। वहाँ पे सेटिंग देखो क्या है। ओके? तो ये देखो यहाँ पे बिलिंग रिलेवेंस है, तो बिलिंग रिलेवेंस यहाँ पे बी असाइन है। तो बी मतलब क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसको देखो बी क्या सेट है यहाँ पे, ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग। तो जैसे मैंने बताया था सर्विस के केस में बिलिंग रिलेवेंस ये कंट्रोल कर रही है कि आपका जो भी आइटम है जिसको आइटम कैटेगरी ऐसा नहीं, वो डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग वाला आइटम है, ऑर्डर रिलेटेड, आई मीन हाउ टू बिल फॉर दैट आइटम। ओके? तो ये सेटिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर योर प्राइसिंग। राइट? तो यहाँ पे वापस मैं टाइम पे आता हूँ। ये समझ में आया कि बिलिंग कैसे करना है, ये यहाँ से कंट्रोल होगा आपके। ओके? उसके बाद में और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्पेशल स्टॉक। तो अगर आपका जो आइटम है वो स्पेशल स्टॉक आइटम है, तो आप यहाँ से भी असाइन कर सकते हो। तो स्पेशल स्टॉक के लिए आपकी अलग से आइटम कैटेगरी होगी। नॉर्मल आइटम कैटेगरी में स्पेशल स्टॉक नहीं होता है। अगर आपकी कोई स्पेशल प्रोसेस है, जैसे कंसाइनमेंट हो गई या फिर मेक टू ऑर्डर में हो गई, जहाँ पे आप स्पेसिफिक टू कस्टमर मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट? सो वो होता है स्पेशल स्टॉक। ओके? स्पेशल स्टॉक मतलब आपने किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए उसको मैन्युफैक्चर किया है। ऐसे किसी मतलब ऐसे ओवरऑल सारे कस्टमर्स के लिए नहीं, स्पेसिफिक टू कस्टमर अगर आता है तो दैट वी कॉल इट एज अ स्पेशल स्टॉक। बट हाउ सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि वो स्पेशल स्टॉक या नॉर्मल स्टॉक है, बाय असाइनिंग द स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर हियर। ओके? तो यहाँ पे देखो जैसे अलग अलग प्रोसेसेस है, हम लोग देखेंगे वैसे आगे और भी प्रोसेसेस आने वाले हैं, डोंट वरी। जैसे कंसाइनमेंट प्रोसेस आएगी, है ना? तो यहाँ पे देखो अगर कंसाइनमेंट वाला आइटम है, वो कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिक टू एक कस्टमर एक मटेरियल बनाते हैं और वो सिर्फ उसी को अलोकेट करते हैं। तो उसकी आइटम कैटेगरीज अलग होगी, ये आइटम कैटेगरी हम लोग यूज़ नहीं करते। बट अगर आपको स्पेशल स्टॉक असाइन करना है, देन यू हैव टू असाइन दिस डब्ल्यू हियर। ओके? या फिर और भी है यहाँ पे बहुत सारे। तो जहाँ पे भी आप स्पेशल स्टॉक बना रहे हो, तो उस केस जैसे ऑर्डर ऑन हैंड, ठीक है? तो इस केस में भी आप स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। तो आपको बस ये बताना है कि आपका जो मटेरियल है वो स्पेशल स्टॉक है कि नॉर्मल स्टॉक है। अगर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक है इसका मतलब
जो भी आइटम होगा जिसको आइटम कैटेगरी ऐसा नहीं, वो स्पेशल स्टॉक नहीं, वो नॉर्मल स्टॉक है, यू कैन गिव इट टू एनीवन। बट अगर यहाँ पे कोई आइटम कैटेगरी असाइन होगी और वहाँ पे अगर कोई स्पेशल स्टॉक असाइन है, इसका मतलब वो स्पेसिफिक टू कस्टमर होगा। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे हमारे पास एक आइटम कैटेगरी है, सॉरी, के के ए एन खान, सॉरी, यहाँ पे सारा ब्लैंक कर दिया किसने, जीरा। बट किसने ब्लैंक कर दिया ये ऐसे। ठीक है, तो देखो ये कंसाइनमेंट एक स्पेशल प्रोसेस है हमारी, वो बताऊंगा डिटेल में आपको। बट ये देखो उसकी जो आइटम कैटेगरी थोड़ी सी, आई मीन उसके लिए अलग प्रोसेस है, तो अलग आइटम कैटेगरी क्रिएट की। ओके, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर यू कैन सी इट इज असाइन एज अ डब्ल्यू। तो इससे सिस्टम को ये पता चल रहा है कि जो भी मटेरियल है जिसको ये आइटम कैटेगरी असाइन है, वो आइटम स्पेशल आइटम है। आई मीन इट्स स्पेसिफिक टू कस्टमर, नॉट अ नॉर्मल स्टॉक। ओके, बट हाउ यू विल असाइन दैट, बाय असाइनिंग द स्पेशल स्टॉक। ओके, तो नॉर्मल टैन क्या है, इसमें तो वो स्पेशल स्टॉक नहीं होगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया टैन मतलब क्या है कि रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग है, रेगुलर प्रोडक्ट है, नॉर्मल स्टॉक है। सो यू डोंट नीड टू असाइन अ स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर टू टैन आइटम कैटेगरी। बट अगर कोई स्पेशल प्रोसेस है एंड यू हैव क्रिएटेड न्यू आइटम कैटेगरी, देन यहाँ पे वो स्पेशल स्टॉक जो भी होगा, कंसाइनमेंट या मेक टू ऑर्डर, जिसके लिए भी आपने वो किया है, वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो इंडिकेटर। ओके, एंड थ्रू दिस असाइनमेंट सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि दैट इज अ स्पेशल स्टॉक। ओके, तो ये एक सेटिंग आप याद रख सकते हो, स्पेशल स्टॉक है, नॉर्मल स्टॉक है, सिस्टम विल अंडरस्टैंड बाय असाइनिंग दिस सेटिंग हियर। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो स्टॉप करना मुझे इन बिटवीन। ओके, एंड यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीशन रूल की एक सेटिंग है। ठीक है, सो कंप्लीशन रूल मतलब जैसे कहता हूँ, थोड़ा इसको साइड में करता हूँ। जैसे देखो, अगर आप ए सिलेक्ट करते हो, आइटम इज कंप्लीट विथ फर्स्ट रेफरेंस। सर यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, इज इट विथ एवरीवन? No, sir. चेतन। No, sir, you are audible. ऑडिबल ना? हेलो चेतन। Yes, Yes, sir. Okay, okay. Ashish, check your I mean your mic. ओके, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। जैसे अगर आप ए सिलेक्ट करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आइटम इज कंप्लीट विथ फर्स्ट रेफरेंस, मतलब इसमें सिलेक्ट कर दिया ए, तो सिस्टम के अगर आप चाहते हो कि नहीं, जब तक आइटम पूरे कंप्लीट पूरा रेफरेंस नहीं हम लोग यूज कर लेते, तब तक जो हमारा कोटेशन है वो ओपन होना चाहिए। तो अगर आप बी सिलेक्ट करते हो, आइटम इज कंप्लीटेड आफ्टर फुल क्वांटिटी। अब जैसे यहाँ पे जब तक मैं इसको 100 क्वांटिटी का पूरा रेफरेंस यूज ना कर लूँ, तब तक ये कोटेशन ओपन ही रहेगा। जैसे अभी के केस में मैंने जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट की वो सिर्फ 50 क्वांटिटी के हैं, अभी भी यहाँ पे 50 क्वांटिटी ओपन है कोटेशन में। तो अगर आप चाहो तो बाद में भी इस कोटेशन को रेफर करके और 50 क्वांटिटी के ऑर्डर बना सकते हो। बट जब आप जैसे यहाँ पे 100 क्वांटिटी यूज कर लोगे, फिर उसके बाद ये जो कोटेशन है फुल्ली रेफरेंस करके मार्क हो जाएगा और फिर ये क्लोज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द सेटिंग इज, कि आपको क्या करना है, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को रेफर करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसको आपने रेफरेंस लिया है, उसको क्या करना है, उसको फुल्ली रेफरेंस करके क्लोज कर देना है या उसको ओपन रखना है, जब तक आप फुल्ली क्वांटिटी रेफर नहीं करते। ओके, तो दिस यू कैन कंट्रोल वाया दिस फील्ड। ओके, एंड अगर आपने यहाँ पे नॉट रिलेवेंट कर दिया, तो इसका मतलब ऑप्शनल है, सिस्टम के ऊपर आई मीन सिस्टम आपको कुछ मैसेज या वार्निंग मैसेज नहीं देगा, आप जब तक कोटेशन को पूरा यूज सर नहीं वॉइस कर। ब्रेक होता है सर। सबके लिए ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सर। Clear, I hope. वॉइस क्लियर है। तो सब अपनी अपनी सेटिंग देख लो प्लीज। ठीक है, चेतन ज्वाइन हेलो। कर। हेलो, ठीक है, विल कंटिन्यू। ठीक है, तो ये फील्ड समझ में आई कि आपको इसको कब यूज करना है। कंप्लीशन रूल, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि आइटम फुल्ली रेफरेंस करना है ऑन द फर्स्ट कॉपी, और जब तक आप फुल्ली क्वांटिटी को यूज नहीं कर लेते, तो आप यहाँ से वो सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, बट अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अननेसेसरी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, इसको ब्लैंक ही रहने देना है। अगर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है, तो ये एक सेटिंग है हमारे यहाँ पे। सो यहाँ पे इस सेक्शन में व्हाट वी डिस्कस इज प्राइसिंग, एंड देन यहाँ पे कंप्लीशन रूल, बिलिंग रिलेवेंस एंड
बिलिंग ब्लॉक, तो बिलिंग ब्लॉक हमने इसके पहले कहाँ देखा था, यू Hello? रिमेम्बर? आशीष एक बार आप रीजॉइन कर लो प्लीज। ऑलराइट, तो आप हाँ Hello? यू आर ऑडिबल आशीष। Hello, Amol? ओके ठीक है, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ यू वी सॉ द सेम फील्ड ऑन हेडर पार्ट। अगर आपको याद होगा तो कल हमने डिस्कस जब किया था तब वहाँ पे भी ये बिलिंग ब्लॉक अवेलेबल था, राइट? तो वो हेडर के लिए था। अब ये जो बिलिंग ब्लॉक है ये आइटम के लिए, ठीक है? आइटम मतलब अभी मान लो कि आपकी ऐसे रिक्वायरमेंट आ गई, जैसे आपके ऑर्डर के अंदर जो है मल्टीपल आइटम्स, ओके, जैसे बहुत सारे आइटम है बट आपको पूरी की पूरी ऑर्डर को ब्लॉक नहीं करना है। यू जस्ट वांट टू ब्लॉक स्पेसिफिक आइटम, मतलब कोई एक ऐसा आइटम है उसको आपको डायरेक्टली बिल के लिए अलाउ नहीं करना है, ओके? मतलब मान लो कि उस प्रोडक्ट के लिए आपके यहाँ पे कोई पॉलिसीज होगी कि जब तक कोई ऑथराइज पर्सन आपकी पूरी ऑर्डर ना चेक कर ले, या फिर उस पर्टिकुलर आइटम की जो प्राइसिंग या डिस्काउंट या जो भी आप ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, जब तक वो रिव्यू ना करे तब तक उस पर्टिकुलर आइटम की बिलिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, आई एम सेइंग पर्टिकुलर आइटम, नॉट कंप्लीट ऑर्डर। ओके, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग लाइन आइटम लेवल पे बिलिंग ब्लॉक को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ब्लॉक अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा कि स्पेसिफिक जो आइटम कैटेगरी है उस आइटम कैटेगरी का जो भी मटेरियल्स होगा उसके लिए ब्लॉक अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको साइड में ओपन करता हूँ, आई शो यू वेयर यू कैन अप्लाई द ब्लॉक एंड इसका यूज क्या है। ठीक है, तो देखो कल हमने ये वाला ब्लॉक देखा था, अगर इफ यू रिमेम्बर, एंड दिस कम्स फ्रॉम योर हेडर पार्ट। ओके, अब यहाँ पे दूसरी हमारी सिचुएशन है कि हमें पूरी ऑर्डर को ब्लॉक नहीं करना है, वी जस्ट वांट टू ब्लॉक स्पेसिफिक आइटम। हमें स्पेसिफिक आइटम को बिलिंग से रोकना है, ठीक है? तो उस केस में आइटम लेवल पे भी बिलिंग ब्लॉक है वहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप आइटम कैटेगरी लेवल पे कोई ब्लॉक अप्लाई कर देते हो यहाँ पे, ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप उस मटेरियल को एंटर करोगे जिसको ये आइटम कैटेगरी असाइन हो जाएगी, तो उसके अंदर ब्लॉक एक लग जाएगा। दिखाता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे 10 आइटम कैटेगरी आ गई हमारी बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे अभी ब्लॉक तो मुझे दिख रहा है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये लगाया हुआ किसने, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आइटम लेवल के अंदर ब्लॉक होना चाहिए, तो दिखाता हूँ मैं कहाँ वो ब्लॉक दिखता है। तो इफ़ यू कम टू आइटम सेक्शन, ओके, तो वी आर इनटू आइटम सेक्शंस नाउ, एंड अगर आप बिलिंग डॉक्यूमेंट में आते हो तो हियर यू कैन सी दिस बिलिंग ब्लॉक। ओके, तो अब जब तक ये बिलिंग ब्लॉक यहाँ पे अप्लाइड है, इसका मतलब है कि इस लाइन आइटम की जो है डिलीवरी हो जाएगी, बट जब आप बिलिंग करोगे, इनवॉइस करने जाओगे तो सिस्टम आपको स्टॉप कर देगा। क्यों स्टॉप करेगा? बिकॉज इस लाइन आइटम लेवल पे ब्लॉक लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कोई ऑथराइज पर्सन, कोई कुछ आपकी पॉलिसीज होगी कंपनी की, सबसे पहले इस आइटम को रिव्यू किया जाएगा, आपकी ऑर्डर को रिव्यू किया जाएगा, इस मटेरियल की प्राइसिंग, डिस्काउंट जो भी आपने ऑफर किया है या फिर डिलीवरी जो आपने की है वो रिव्यू की जाएगी, एंड उसके बाद ही इस ब्लॉक को यहाँ से रिमूव किया जाएगा। ऐसे प्लान कर दिया। ओके, बट अगर यहाँ पे आप अप्लाई कर देते हो तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप उस लाइन आइटम को एंटर करते हो, जैसे ही आइटम कैटेगरी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ब्लॉक आपके लाइन आइटम को लग जाता है। ओके, तो लग जाता है मतलब क्या कि ये आप अब रिमूव नहीं कर सकते, जिसको ऑथराइजेशन होगा वही उसको रिमूव करेगा। ऐसे कोई भी यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकता इसको, ठीक है? तो ब्लॉक का जो है 2 जगह पे अवेलेबल है, एक आपके हेडर लेवल पे भी है। तो हेडर लेवल पे अगर ब्लॉक लगता है तो इसका मतलब पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो उसके अंदर कितने भी मटेरियल्स होने तो डज़न्ट मैटर, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका ब्लॉक हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू ब्लॉक पर्टिकुलर लाइन आइटम, पर्टिकुलर आइटम, देन यू हैव टू अप्लाई द ब्लॉक ऑन आइटम कैटेगरी लेवल। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कि हाउ आई कैन अप्लाई ब्लॉक ऑन हेडर लेवल, और आई वांट टू ब्लॉक माय कंप्लीट डॉक्यूमेंट, or suppose I want to block my particular line item level from billing. So what setting do I need to make? तो दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। तो अब आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट्स में ये ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसका भी यूज़ करके आप दे सकते हो सेशन। अगर आपको क्लाइंट अभी पूछता है कि सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बिलिंग इमीडिएटली नहीं चाहिए, मतलब जब मैं चाहूँ तभी उसकी बिलिंग होनी चाहिए, तो उस केस में भी आप इसको
ब्लॉक को अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज इंडस्ट्री में क्या होता है कि जॉब्स होते हैं, जॉब मतलब एक सेट ऑफ एक्टिविटी होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आप ऑर्डर को रिलीज कर मतलब कंप्लीट कर लेते हो, ओके, तो अगर ऑर्डर के इसमें ब्लॉक नहीं है तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की डिलीवरी भी हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे जॉब्स होते हैं। तो जॉब क्या करते हैं, पूरे दिन के जितने भी ऑर्डर्स क्रिएट हुई है उन जॉब को उन उन ऑर्डर को वो प्रोसेस करते हैं और उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर आपके ऑर्डर में डिलीवरी ब्लॉक है या फिर बिलिंग ब्लॉक लगा हुआ है तो उस ऑर्डर को स्किप कर देते हैं, ओके। तो वैसे बिलिंग का भी होता है, वो जॉब्स क्या करते हैं, आपकी डिलीवरी को या ऑर्डर को उठाते हैं एंड जो भी आपकी ऑर्डर्स है जो डिलीवरी उनकी हो चुकी है उसको भी ऑटोमेटिकली बिल कर देते हैं, ओके। बट अगर आपको लगता है कि ऑटोमेटिकली बिलिंग या मैनुअल बिलिंग नहीं होनी चाहिए, देन ब्लॉक इज द बेस्ट ऑप्शन यू विल सजेस्ट टू योर क्लाइंट्स, ओके। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे बिलिंग ब्लॉक तो आपके लाइन आइटम लेवल पे लग जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, बिलिंग प्लान टाइप भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि बिलिंग कैसे होगी, ठीक है। तो अब बिलिंग के भी टाइप्स है यहाँ पे, मतलब आपका जो लाइन आइटम है, जो मटेरियल है, उसकी बिलिंग कैसे होगी, ओके। तो बिलिंग मतलब यहाँ पे कुछ टाइप्स है, जैसे माइलस्टोन बिलिंग, पीरियोडिक बिलिंग। तो भी माइलस्टोन बिलिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई घर बाय किया है, ओके। तो अब घर के लिए आप पेमेंट कैसे करोगे, जैसे जैसे उसके स्टेजेस कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आप पेमेंट करोगे, एक साथ में आप पूरा पेमेंट नहीं करोगे, राइट। तो जैसे आपने एग्रीमेंट के वक्त आप 30% पे करोगे, राइट। उसके बाद जैसे जैसे स्लैब्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आप पेमेंट करोगे। दैट इज व्हाट द माइलस्टोन, मतलब हर एक माइलस्टोन के लिए आपकी कुछ एक सेट ऑफ पेमेंट टर्म्स होंगे, उस हिसाब से आप पेमेंट करोगे, ओके। तो इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट बड़ी मशीनरी है, तो जैसे प्लेन का एग्जांपल लिया था, तो प्लेन मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो कि जैसे जैसे उसकी कंप्लीट होती जाएगी असेंबली या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी बाय स्टेजेस, उस हिसाब से कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द माइलस्टोन बिलिंग इज, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका आइटम ऐसा आइटम है जिसमें स्टेजेस में प्रोडक्ट बन रहा है और स्टेजेस में कस्टमर को पेमेंट करना है, देन यहाँ पे आपको माइलस्टोन बिलिंग का ऑप्शन असाइन करना पड़ेगा, ओके। पीरियोडिक बिलिंग मतलब आप क्या करोगे कि सेट कर दोगे, मतलब डजेंट मैटर कि आपके स्टेजेस क्या कंप्लीट हो रहे हैं, आप सेट कर दोगे कि पूरे साल में एवरी क्वार्टर के एंड पे हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में वी विल चार्ज 25%, सेकंड क्वार्टर में 25%, थर्ड क्वार्टर में 25% एंड फोर्थ क्वार्टर में 25%। सो ईच क्वार्टर वी विल चार्ज यू। तो अगर पीरियोडिक बिलिंग है तो वैसे भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऐसे नहीं, आपको चाहो तो आप डेट भी सेट कर सकते हो कि लाइक एवरी मंथ ऑन दिस डेट वी विल चार्ज यू, ओके। तो दैट इज व्हाट द पीरियोडिक बिलिंग। तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है या आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है कि हाउ दे वांट बिलिंग। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे बिलिंग प्लान को सेट कर सकते हो, ओके। बट ये एप्लीकेबल नहीं है नॉर्मल इसमें, जहाँ पे एक छोटा सा प्रोडक्ट है एंड जैसे ही कस्टमर को डिस्पैच करेंगे हमें पेमेंट मिल जाना चाहिए, तो उस केस में ये बिलिंग प्लान एप्लीकेबल नहीं है। ये सब तभी एप्लीकेबल है जब आपके कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्ट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करने में आपको बहुत टाइम लगता है, ओके। तो उसी केस में ये एप्लीकेबल है, ऑलराइट। बट मैंने बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि बिलिंग प्लान्स क्या होते हैं, ओके। ऑलराइट, तो इस सेक्शन में इतना ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन रूल, स्पेशल स्टॉक, बिलिंग रिलेवेंस, बिलिंग प्लान टाइप, बिलिंग ब्लॉक एंड प्राइसिंग। बाकी आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पे कोई पूछेगा नहीं आपको इस फील्ड के बारे में। अब इस साइड में आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ से नीचे से शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है ऑन एनी फील्ड इस साइड में जो हमने डिस्कस किया। नो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डिटरमाइन कॉस्ट करके एक फील्ड है, ओके। सो डिटरमाइन कॉस्ट मतलब जैसे आपका एक मटेरियल जो होता है उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ओके। एंड वो जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल मास्टर के अंदर मेंटेन करते हैं। मतलब जैसे आपका मटेरियल बनता है तो आपकी जो कॉस्टिंग टीम होती है या फिनांस टीम होती है, वो आपके मटेरियल को मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए पर पीस कितना कॉस्ट आया है, कितना खर्चा आया है, वो उसमें मेंटेन करते हैं। तो उससे हमारा बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको खर्चा आया से सपोज 70 रुपीज़। सो दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग, ओके। एंड जब आप ऑर्डर बनाते हो तो जो बेसिक कॉस्ट हम लोग असाइन करते हैं वो बेसिक कॉस्ट मतलब एडिशन टू इस, ये तो कॉस्ट हो गई प्लस इसमें आप 30 रुपीज़ आपका प्रॉफिट ऐड करोगे, तो टोटल हो गई आपकी 100 रुपीज़ बेसिक कॉस्ट, ओके। तो अब ये जो कॉस्ट होती है
दिस वी मेंटेन इन द मटेरियल मास्टर। तो अगर आप मटेरियल मास्टर के अंदर जाते हो, सपोज इसी मटेरियल का ले लो, इसमें है क्या देखता हूँ मैं। तो यहाँ से भी आप मेटल मास्टर में जा सकते हो। आपको MM02 में जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से भी सीधे मेटल मास्टर में जा सकते हो। मटेरियल को सेलेक्ट करो, कम टू इन्वायरमेंट एंड यहाँ पे जो दिख रहा है डिस्प्ले मटेरियल, तो यहाँ से भी सीधे मेटल मास्टर में जंप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग टैब है, दिस वन। ओके, तो ये देखो, ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है, दिस इज अ ये जो अकाउंटिंग टैब में जो मेंटेन होती है, ये आपके मेटल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। ओके, तो ये हो गई आपकी ये वाली कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करने में आपको लगी है, एंड उसके बाद आप बीच में प्रॉफिट ऐड करके ये बेसिक कॉस्ट बन जाती है। तो ये प्राइसिंग के टाइम देखेंगे, बट इस फील्ड से क्या लेना देना है उसका। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉस्ट होती है ना, ये कॉस्ट हमारे ऑर्डर के अंदर शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो ये जो कॉस्ट होती है ये स्टैटिस्टिकल होती है। स्टैटिस्टिकल मतलब ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, इसका कोई रोल नहीं होता कैलकुलेशन में। ये बस आपको दिखाने के लिए, आपके इंटरनल रिकॉर्ड के लिए कि इतनी कॉस्ट लगी है इस मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे ये टिक मार्क कर देते हो, इसको सिलेक्ट कर देते हो, तभी ये कॉस्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपके ऑर्डर के अंदर शो होती है। ओके, तो अगर ये टिक मार्क नहीं होगा तो ये कॉस्ट जो है यहाँ पे जो दिख रही है, ये आपके ऑर्डर में कभी नहीं आएगी। तो इससे फिर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए डिफिकल्टी होती है। बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा, एक तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है माइनस आपकी जो बेसिक कॉस्ट है, मतलब जो डिस्काउंट्स हो गए, टैक्स वगैरह निकाल के जो आपकी कॉस्ट बच रही है, दैट इज व्हाट योर प्रॉफिट मार्जिन। तो सपोज आपने ये जो प्रोडक्ट ये आपने 90 रुपीज़ में बेचा, सब डिस्काउंट वगैरह देके, तो 90 रुपीज़ मतलब आपका कितना प्रॉफिट हो गया, आपका 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, राइट। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट मार्जिन जो निकलता है, ये दोनों कॉस्ट के बेसिस पे ही निकलता है, एंड इसलिए ये जो कॉस्ट होती है हमारे ऑर्डर में आनी चाहिए। तो ये कब आएगी, जब हम लोग यहाँ पे सिस्टम को बताएंगे कि इस लाइन आइटम की जो कॉस्ट है, दिस शुड डिस्प्ले इन द ऑर्डर। ओके, दिखता हूँ मेरे पास एग्जांपल है क्या, एक दिखाता हूँ मैं तुमको। इफ आई हैव एनीथिंग, यस, एक कोई तो होनी चाहिए कॉस्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रही VPRS कॉस्ट। ओके, तो दिस इज लाइक एज आई सेड, ये आपके मटेरियल की कॉस्ट हो गई 1287 वट एवर इट इज, DEM, आई डोंट नो व्हाट इज करेंसी इज, बट ये आपकी मटेरियल में, ये जो मटेरियल है ये M02, इस मटेरियल की ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ओके, एंड हियर आपको ये जो दिख रहा है ये बेस प्राइस है, मतलब इस मटेरियल, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें आपने आपका प्रॉफिट ऐड किया और आप कस्टमर को इतने में बेच रहे हैं। ओके, उसमें डिस्काउंट वगैरह वो सब ऐड हो जाएगा, बट दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट ये हमारे कॉस्ट हो गई, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मटेरियल मास्टर। जो मैंने यहाँ पे जो दिखाया आपको, वो वहाँ से आता है। बट ये क्यों आएगा, जब आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे, अलाउ करोगे सिस्टम को, तभी ये यहाँ पे शो होगी स्टैटिस्टिकल। ओके, तो ये आपको डिसाइड करना है whether you want to show display your cost or not। तो if you want to display it then select this, if you don't want remove कर दो, यहाँ से इसको अनटिक कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट एक्टिव। तो क्रेडिट एक्टिव की फील्ड्स, यू रिमेंबर वी सॉ 2 फील्ड्स क्रेडिट एक्टिव, राइट। और कहाँ पे देखा था हमें क्रेडिट एक्टिव का फील्ड, नॉट क्रेडिट एक्टिव, बेसिकली क्रेडिट रिलेटेड फील्ड्स वेयर वी सॉ इट। एम आई ऑडिबल, राइट? कस्टमर मास्टर। नहीं, कस्टमर मास्टर में कहाँ से क्रेडिट? हेडर पार्ट में फर्स्ट। चेक क्रेडिट लिमिट में सर। राइट, क्रेडिट लिमिट है, नो आई मीन नॉट क्रेडिट लिमिट, दैट इज कि कौन से लेवल पे एक्टिवेट करना है एंड व्हाट लेवल यू वांट टू एक्टिवेट। ओके, एंड दूसरा एक तो क्रेडिट ग्रुप, एक तो ऑटोमेटिक चाहिए, सिंपल चाहिए, वो एक ऑप्शन है हेडर पे, एंड दूसरा एट व्हाट लेवल यू वांट टू एक्टिवेट क्रेडिट ग्रुप, राइट। अच्छा, म्यूट कर दो प्लीज। ठीक है, और तीसरा जो सेटिंग है हमारी क्रेडिट एक्टिव करने के लिए, वो एक आइटम कैटेगरी लेवल पे भी है। ठीक है, तो अभी आइटम कैटेगरी लेवल पे क्यों क्रेडिट एक्टिव है? एनी गेस, कोई बता सकता है कि व्हाई दिस सेटिंग इज अवेलेबल टू एक्टिव क्रेडिट ऑन आइटम लेवल? एनी गेस कि क्यों यहाँ पे भी होगी? हमने ऑलरेडी हेडर लेवल पे एक्टिवेट कर दिया
कि वहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, चेक होना चाहिए, बट अब आइटम लेवल पे भी सिस्टम हमें पूछ रहा है कि आपको क्रेडिट एक्टिव करना है क्या? तो व्हाट कुड बी द रीज़न? आपको क्या लगता है? Sir, if we have a order of 10 items, so just to block specific item, high volume item, sorry, high value item. नहीं। अगर अगर हम कोई थर्ड पार्टी कस्टमर का आइटम की कर रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिट चेक करने के लिए ठीक है, आई मीन पार्शियली करेक्ट, बट यू आर नियर टू इट। नहीं। If we, sir, if some of the item we procure from vendor and it goes directly to the customer, so in that case, we need to check the credit for that item at that item level only. Means out of 10, if one item we producing from vendor and it goes directly to the customer, then in that case it will be helpful. हाँ, बट अगर वेंडर से भी जाए तो भी हमें क्रेडिट चेक तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज़ सी वी आर सेलिंग एट लास्ट, राइट? ऑल्दो वी आर सेलिंग, तो उस केस में हमें तो चेक करना ही पड़ेगा ना क्रेडिट। भले ही वो वेंडर से जाए या हमारी कंपनी से जाए, क्रेडिट तो चेक करना ही पड़ेगा हमें, Yeah. राइट? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे आइटम लेवल पे क्रेडिट जो है उसका रीज़न यही होता है कि जैसे मान लो, अब मैं इसको कट कर देता हूँ, ओके? तो जैसे आपके ऑर्डर के अंदर 2 लाइन आइटम है, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ज़रा आपको ध्यान से देखना, ठीक है? देयर आर 2 आइटम्स बेसिकली, ओके? एक आइटम हो गया आपका 10, दूसरा आपका आइटम हो गया 20, ओके? मान लो और एक आइटम है आपका, से सपोज़ 30, ओके? तो ये आइटम हो गया आपका, से सपोज़ दिस इज़ योर कंप्यूटर, दिस इज़ योर माउस एंड दिस इज़ योर कीबोर्ड, ओके? तो अभी आपने क्या किया, आपका एबीसी करके कोई कस्टमर है एंड उस कस्टमर के लिए आपने 1000 रुपीज़ की क्रेडिट लिमिट सेट करके रखी, मतलब इतने इस लिमिट के ऊपर वो बाय करता है तो आपकी जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली इस कस्टमर की ब्लॉक हो जानी चाहिए। मतलब हमने क्या किया है, इस कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी 1000 रुपीज़ तक की है, तो हमने बैकएंड में रिकॉर्ड करके रखा है कि इस कस्टमर की अगर ऑर्डर 1000 रुपीज़ के ऊपर जाती है, तो ऑर्डर ब्लॉक हो जानी चाहिए, ओके? तब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक्टिव करके रखा है क्रेडिट को, तो यहाँ पे ये जो माउस, ये जो कंप्यूटर है, ये हमारा चार्जेबल आइटम है, ठीक है? तो यहाँ पे से सपोज़ जो कंप्यूटर की जो कॉस्ट है, वो है सपोज़ 900 रुपीज़, ओके? एंड जो माउस हम लोग दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 100 रुपीज़, एंड कीबोर्ड जो है वो हमारा फ्री आइटम है, दिस इज़ माय फ्री आइटम, वी आर गिविंग फ्री। जब कंप्यूटर हम कोई माउस परचेज़ कर रहा है, तो हम लोग कीबोर्ड को फ्री दे रहे हैं। तो अभी फ्री, आई मीन ऑल्दो वी आर गिविंग फ्री, बट स्टिल इसकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, एंड ये जो कॉस्ट है ये कंपनी बियर कर रही है। मतलब कस्टमर को चार्ज नहीं करेंगे हम लोग, ये कंपनी बियर करेंगे, ओके? तो अगर हम लोग टोटल करेंगे, तो दिस कॉस्ट इज़ गोइंग अप टू अबाउट 1000, राइट? राइट? तो अब देखो यहाँ पे कितनी हो गई, ये टोटल कॉस्ट हो गई। तो अगर हम लोग इस आइटम को फ्री दे रहे हैं कस्टमर को, तो हमें इसकी वैल्यू कंसिडर करनी चाहिए क्रेडिट चेक से। अब सिस्टम क्या करेगा, इस ये जो टोटल वैल्यू होती है ना, इसको कंपेयर करता है, मतलब इस वैल्यू के साथ सिस्टम इसको कंपेयर करेगा। ऑब्वियसली अभी ये तो एक्सीड हो रही है, राइट? कस्टमर की लिमिट इतनी थी, बट अभी इतनी वैल्यू हो गई, राइट? तो अभी इस केस में तो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम तो कस्टमर को फ्री दे रहे हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ये कंसिडर होने चाहिए क्या, 100 रुपीज़ होना चाहिए क्या इस क्रेडिट चेक में? No. नहीं नहीं no. होगा, नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज़ वी आर गिविंग फ्री, राइट? वी आर नॉट चार्जिंग टू कस्टमर, देन व्हाई शुड वी कंसिडर दिस? दैट इज़ व्हाट द रीज़न इज़। सो इन द आइटम कैटेगरी वी हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल, ओके? तो अगर आपके फ्री आइटम है, तो इन दैट केस दिस क्रेडिट शुड नॉट बी चेक्ड। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मल आइटम है, तो ये इसकी तो ये जो कंप्यूटर है इसकी आइटम कैटेगरी होगी 10, इसकी भी 10 होगी, एंड इसकी आइटम कैटेगरी होगी TN, बिकॉज़ वी आर गिविंग फ्री। तो 10 के केस में क्रेडिट चेक है, बट अगर आप TNN को ओपन करोगे, तो हियर यू विल सी द डिफरेंस, क्रेडिट इज अनटिक। तो इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम विल नॉट कंसिडर दिस 100 रुपीज़ फॉर क्रेडिट चेक। तो यहाँ पे ऑल्दो इट इज़ लाइक 1100, बट स्टिल सिस्टम इस कस्टमर के ऑर्डर को ब्लॉक नहीं करेगा, ओके? तो इसका रीज़न यही होता है कि अगर आप कुछ फ्री दे रहे हो या ऐसा कोई आइटम है जिसका क्रेडिट वैल्यू चेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक तो आप सैंपल दे रहे हो, एक तो फ्री दे रहे हो, या फिर रिप्लेसमेंट दे रहे हो कस्टमर को। अगर रिटर्न की भी बात करें हम लोग, तो रिटर्न के केस में भी
जो आर्यन आइटम कैटेगरी है इसमें ये देखो इट इज ब्लैंक। ओके, सो क्रेडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। कोटेशन के केस में क्या होगा? डू यू थिंक वी नीड कोटेशन में एक होना चाहिए? कोटेशन, ओके, कोटेशन के आइटम कैटेगरी इट इज ब्लैंक। ओके, सो ओनली नॉर्मल आइटम के केस में वी आर कंसिडरिंग द क्रेडिट चेक, बिकॉज नॉर्मल आइटम आर चार्जेबल आइटम, तो उस केस में क्रेडिट वैल्यू चेक होगी। बट अगर कोई ऐसा आइटम है जो आप फ्री दे रहे हो या फिर उसको कंसिडर नहीं करना है क्रेडिट में, then you can assign that you have to untick this from the item category। समझ में आया ये एग्जांपल? ये भी आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक सपोज there are 3 items in my order, there are 2 items are chargeable, second item is my free item, okay, and I don't want to consider third item's credit into my credit check, then what setting do I need to make? Then this is the setting you need to untick this, okay, for that line item category। तो जैसे अनटिक कर दोगे सिस्टम उस लाइन आइटम की जो भी वैल्यू होगी उसको स्कीप कर देगा। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, ये भी आपको याद रखना है। ओके, क्लियर ना? सबको समझ में आया ना ये एग्जांपल, या फिर से बताऊं? Yes, sir. Thank you. Yeah. ओके, यस सर, समझ में। ठीक है। Means generally we use this credit limit active for free item category. मतलब सिंपल है, अगर आपको कोई लाइन आइटम लेवल की वैल्यू नहीं कंसिडर करनी है बिकॉज आप फ्री दे रहे हो या फिर रिपेयर करके दे रहे हो या फिर रिटर्न आ रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू क्रेडिट चेक, राइट? तो अभी आपके डॉक्यूमेंट टाइप अगर इस केस में देखोगे, जो लाइन आइटम जो ऑर्डर हम लोग बना रहे थे, ये ऑर्डर ही देख लो। अब ये तो स्टैंडर्ड ऑर्डर है, राइट? तो इस केस में तो हमने डॉक्यूमेंट टाइप हेडर लेवल पे तो क्रेडिट को एक्टिव करके रखा है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा चेक। बट हमें सिस्टम को ये भी बताना है कि कुछ स्पेसिफिक आइटम के लिए आपको उस लाइन आइटम की जो वैल्यू उसको छोड़ देना है। तो सिस्टम क्या करता है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली, दिस इज योर नेट वैल्यू, तो इस वैल्यू को कंपेयर करता है आपके क्रेडिट वैल्यू को। जो कस्टमर्स होते हैं उनकी एक क्रेडिट लिमिट सेट होती है बैकएंड में, तो इस वैल्यू से कंपेरिजन होता है। ओके, तो ऐसे जितने भी आपके लाइन आइटम्स हो गए, हर एक लाइन आइटम की जो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू मैं दिखाता हूँ आपको, ये टोटल वैल्यू है इतनी, है ना? तो ये टोटल वैल्यू इस कस्टमर के क्रेडिट वैल्यू से कंपेयर होती है एंड इस वैल्यू के बेसिस पे ही वो ब्लॉक अनब्लॉक का डिसाइड होता है। ओके, बट या आई मीन लाइन आइटम लेवल पे हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको फ्रेशर लेवल पे भी पूछा जाएगा एंड आपको 10 साल के एक्सपीरियंस वाले इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना। उसके बाद वेट वॉल्यूम रिलेवेंट, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वेट, ये जो WGST इसका मतलब होता है वेट, ओके, VOL मतलब वॉल्यूम रिलेवेंट। ओके, तो ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ शिपिंग कॉस्ट, ठीक है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये भी होता है कि आपका वेट शो करना है कि नहीं, आपके जो मेटल का जो वेट है वो आपके ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर के अंदर आते हैं, कहाँ गए हमारे ऑर्डर? जैसे ये ऑर्डर है, आपको याद होगा ना कि हमने मटेरियल क्रिएट करते वक्त उसके अंदर वेट को मेंटेन किया है, इफ यू रिमेंबर। तो अच्छा, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो गई होगी, ठीक है, अभी भी चल रही है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन आइटम है, तो हर एक मेटल मास्टर के लिए एक वेट मेंटेन होता है। ओके, तो कहाँ गया वेट? शिपिंग में होता है। ओके, तो ये जो वेट है ये कंसिडर करना है कि नहीं करना है, दैट इज व्हाट लाइक वहाँ से हमको सिलेक्ट करना है। अगर आप वहाँ पे टिक मार्क करते हो तो वेट कंसिडर होगा फॉर कैलकुलेशन, जो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने बताया शिपिंग कॉस्ट यू विल कैलकुलेट बेस्ड ऑन द वेट। ओके, तो ये वाला वेट कंसिडर होता है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके मेटल मास्टर के बेसिक डेटा 1 से या फिर आपके सेल्स ऑफ 1 से, ठीक है? तो मेटल मास्टर से इसको कंसिडर करना है नहीं करना है, तो यहाँ पे हमें सिस्टम को इस टिक मार्क से बताना है। ओके, तो ऑब्वियसली नॉर्मल आइटम है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसको 10 आइटम कैटेगरी, तो उस केस में तो वेट चेक होगा, बट सर्विस के लिए नहीं होगा ये। देखो ये सर्विस के आइटम कैटेगरी है एंड एज आई सेड इन सर्विस वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, इट इज जस्ट अ सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग टू कस्टमर, सो उस केस में देयर इज नो नीड ऑफ वेट। ओके, तो उस केस में वेट आपका ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो वेट नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए ये ब्लैंक है फॉर सर्विस के केस में, राइट? तो ये भी आप सिस्टम को बता सकते हो वेट कंसिडर करना है नहीं करना है। तो नॉर्मल आइटम में यस वी नीड अ वेट, बट इन सर्विस केस वी डोंट नीड दिस वेट। ओके, उसके बाद यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट है
और रिटर्न, तो रिटर्न हम लोग ये टिक मार्क तभी करते हैं जब रिटर्नेबल आइटम है, रिटर्न आइटम कैटेगरी है, ओके।